नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी से पहले भारत में स्विस खातों का जिक्र होता था। क्यों होता था आप सभी जानते हैं, भ्रष्टाचार का पर्याय थे स्विस बैंक खाते। लेकिन मोदी के बाद जन धन खातों का जिक्र होता है। अब जरा जनधन के कुछ आंकड़े जान लीजिए। आंकड़े हैं 10 साल में 53 करोड़ 13 लाख से अधिक बैंक खाते। इन खातों में 2,31,000 करोड़ रुपयों से अधिक रुपयों की जमा धनराशि। इनमें 29 करोड़ बैंक खाते महिलाओं के और 35 करोड़ 37 लाख खाते ऐसी जगहों पर, ऐसे बैंकिंग यूनिट्स में जो कि ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, कस्बाई इलाकों में है। ये किसी स्वप्न से कम नहीं। 10 साल में मानो एक नई अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया और जन्म लेकर के बड़ी हो गई, वटवृक्ष बन गई। आखिर ये संभव क्यों हो पाया? ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि नीति और नियत थी। नीति और नियत मोदी सरकार में थी, जो उन्होंने जनधन खातों के माध्यम से दिखाया। लेकिन नीति और नियत गड़बड़ होती है तो क्या होता है? नीति और नियत गड़बड़ होती है तो कोई खटाखट सरीखा इकोनॉमिक मॉडल सामने आता है, जैसे राहुल गांधी ने देने की कोशिश की थी। वो देश में उनकी सरकार नहीं बनी, वो नहीं ला पाए खटाखट मॉडल। लेकिन वो ये खटाखट मॉडल हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने ओपीएस के बलबूते अपनी सरकार बनाई थी। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया था और सरकार बनाई थी। आज हिमाचल प्रदेश में नौबत क्या आ गई है? हिमाचल प्रदेश की सरकार 2 महीने तक सैलरी नहीं लेगी। उनके मुख्यमंत्री और कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, वो उन्होंने कहा है कि हम 2 महीने तक अपनी सैलरी नहीं लेंगे, अपने भत्ते नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पैसे नहीं है। क्या इससे हिमाचल का आर्थिक संकट दूर हो जाएगा? पाकिस्तान में भी ऐसे ही ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए थे, लेकिन उनका ऋण संकट दूर नहीं हुआ, जबकि उनको तो बेल आउट करने के लिए आईएमएफ जैसी संस्थाएं थी, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। तो आपका हिमाचल प्रदेश कैसे दुर्दशा मुक्त हो जाएगा आर्थिक संकट से? और इसीलिए मैंने नीति और नियत की बात की है। और जब नीति और नियत की बात होती है तो नरेंद्र मोदी के 10 साल आर्थिक मामलों में, आर्थिक फैसलों में नीति और नियत को ठीक से परखना पड़ेगा। नीति और नियत कैसी है, ये नरेंद्र मोदी के बजट में दिखा है। पिछले 10 साल के हर एक बजट में दिखा है। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा कि उन्होंने बजट उनका बिल्कुल फुस है, उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। जो नरेंद्र मोदी के जो ट्रेडिशनल समर्थक हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप है, वो भी आलोचना करने पर उतर आया कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हमने कमाया और नरेंद्र मोदी उससे सोशल वेलफेयर कर रहे हैं और हमको तो कुछ दिया ही नहीं। कई बार ये आलोचना सही होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये कदम क्यों उठाने पड़े और क्यों, इसका क्या राजनीतिक असर रहा, तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी को कैसा राजनीतिक और आर्थिक मॉडल मिला है? उनको जो सोशियो इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल मिला है, वो क्या है? दुर्भाग्य से हमारा देश जो है वो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य। एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, लेकिन इसके साथ एक राइडर जुड़ा है। राइडर क्या है कि वेलफेयर स्टेट के नीति नियंता जो हैं वो लालची ना हो, वो दूरदर्शी हो, वो संकुचित सोच वाले ना हो, संकीर्ण ना हो, और सबसे बड़ी बात, वोट बैंक के
कंपल्शन से विधे हुए ना हों। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है इसलिए क्या होता था भारत में ट्रेनें घोषित कर दी जाती थी, भले उसके लिए फंड हो या ना हो, पटरियां हो या ना हो, पुल बना देने की घोषणा हो जाती थी, कागज पर पुल बनकर तैयार हो जाता था, टेंडर भी निकल आता था, लोग कमाने खाने लगते थे जो पुल बनाने वाले लोग थे, लेकिन ग्राउंड पर पुल नहीं आ पाता था, 20-20 साल तक लटका रहता था, कॉस्ट डबल ट्रिपल 4 गुनी हो जाती थी, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं मिलता था। और ये जनता किस तरह के भंवर जाल में फंसी है, कैसी उसकी सोच बना दी गई है कि आज तक जनता ने, भारत की जनता ने सड़क और नाली जैसी चीजों को, बेसिक चीजों को अपना अधिकार मान सके, ऐसी सोच ही उनमें डेवलप नहीं हुई है। मैंने आर्थिक मामलों में नीति और नियत की बात की। हम पिछले 70 साल में कृषि प्रधान देश होने का गीत गाते रहे, और हमारे दिहाड़ी या छोटी जोत वाले जो किसान हैं वो नीत और नियत के खराब होने से जो पैदा होने वाले विकार हैं उससे मार खाते रहे। लेकिन उसका एक कंट्रास्ट भी है। कंट्रास्ट क्या है? जो किसानी के नाम पर कॉकस बना, जो नेता प्रणेता प्रचेता इस कॉकस के हिस्सा बने, वो लोग कैसे इन्फ्लुएंशियल हो गए, कैसे ताकतवर हो गए कि उन्होंने मनमानी शुरू कर दी। कैसी मनमानी? अरे भाई, एग्रीकल्चर इनकम अगर 1 करोड़ हो जाए तो भी उस पर भारत में टैक्स नहीं लगता, और किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने जैसी बात करे। छोटे किसानों से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन भाई जिनकी कमाई 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए है वो तो टैक्स दे सकते हैं, और देने ही चाहिए, क्यों नहीं टैक्स देंगे। लेकिन उनकी बात ही, इसकी बात ही किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर सके। नरेंद्र मोदी में भी यह हिम्मत पैदा नहीं हुई, और नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए एक बड़ा फैसला किया, 3 कृषि कानून लेकर आए। लेकिन इसी कॉकस वाले लोगों ने क्या किया? उन कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। इसलिए नहीं वापस लिया गया ये कृषि कानून क्योंकि ये कृषि कानून को लेकर के कोई खामी थी, ये इसलिए वापस ले लिया गया क्योंकि देश के एक हिस्से में अलगाव की सोच पैदा होने वाली स्थिति बन गई थी, एक उपद्रव का की स्थिति बन गई, और नरेंद्र मोदी मजबूर हुए। आप सोचिए, कुल मिलाकर के नीति और नियत कैसे गड़बड़ा दी गई। और जब नीति और नियत की बात चली है तो मैं यहां पर एक और आंकड़ा आपको बताता हूं। पीएम एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट कहती है कि साल 2000 से लेकर के 2019 तक जो आर्थिक विकास हुआ है, जो रियल पर कैपिटा इनकम है लोगों की, वो उदारीकरण के पहले दशक यानी साल 1900 से लेकर के 1999 के बीच में जो आर्थिक विकास हुई उसके मुकाबले जो बाद के 2 दशक हैं उसमें ज्यादा हुई, ज्यादा तेज आर्थिक विकास हुई। सिर्फ अपवाद एक है, और वो कौन सा अपवाद है? वो अपवाद है पश्चिम बंगाल राज्य का। उसी पश्चिम बंगाल राज्य का जिसकी चैंपियन सिंगूर और नंदीग्राम वाली ममता बनर्जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। और वो मुख्यमंत्री कैसी हैं? वो देखिए, आज उनके यहाँ पर आरजी कर मामले को लेकर के जनता का आक्रोश है, विद्रोह है। वो लोगों को समझा नहीं पा रही हैं कि आखिर आरजी कर मामले पर उनकी सरकार को कटघरे में क्यों ना खड़ा किया जाए। और जब विद्रोह हो रहा है, जब जन आक्रोश सामने है, तब वो क्या कह रही हैं? नरेंद्र मोदी, मैं असम में, यूपी में, बिहार में, नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में आग लग जाएगी। अरे भाई, इन नरेंद्र मोदी को धमकी। नीति और नियत से आर्थिक विकास जो होता है वो सिर्फ आर्थिक फैसलों से नहीं होता। ये जो मैंने पश्चिम बंगाल का खास जिक्र किया, ये जो सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य होता है, इससे भी नीति और नियत तय होती है।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि नीति और नीयत के मामलों में नरेंद्र मोदी को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी ने की सरकार ने एक फैसला किया है, नई पेंशन स्कीम लेकर के आया है यूपीएस। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की कुछ उसके कुछ फीचर्स हैं और न्यू पेंशन स्कीम का फीचर है। कुल मिलाकर के ये फैसला कोई खराब आर्थिक फैसला नहीं है, लेकिन इस आर्थिक फैसले में वो स्वतः स्फूर्त जनधन वाला जो आर्थिक फैसला था उस तरह की सोच नहीं है। ये यूपीएस जो है वो पॉलिटिकल कंपल्शन में उठाया गया एक राजनीतिक कदम है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल कंपल्शन होता है वो कई बार बहुत ही कारगर होता है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल कंपल्शन होता है वो अगर किसी साफ नीयत से हुआ, लेकिन यहां पॉलिटिकल कंपल्शन सही नीयत से नहीं था। यहां तो सत्ता हथियाने का था, कोई एक्शन प्लान नहीं था। ओपीएस लागू कर दिया, हिमाचल प्रदेश ठप हो रहा है। इसलिए यूपीएस तो ठीक है, लेकिन हमारा जो आर्थिक विकास है वो पटरी से ना उतरे। अभी भी हम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज आर्थिक विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल कंपल्शंस में आर्थिक फैसले करेंगे तो फिर हम जो अपना एक्यूमेन है वो खोएंगे। इसीलिए मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को आर्थिक मामलों में मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और ये उम्मीद मैं राहुल गांधी से नहीं कर रहा हूं, वो तो करेंगे ही। अखिलेश यादव से नहीं कर रहा हूं, वो तो करेंगी जो उनको करना है। मैं ये उम्मीद जनता से कर रहा हूं कि वो जनता क्योंकि जनता का प्रेशर अगर इस तरह का होगा कि वो नरेंद्र मोदी को पॉजिटिव इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में सहायक होगी, वो जो परिदृश्य बनेगा तो वो एक बेहतरी की ओर ले जाएगा भारत देश को। इसलिए नीति और नीयत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना हमारा आपका काम है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं राजनीतिक और भू राजनीतिक मसलों पर अपनी एनालिसिस आपको बताता रहूँगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें आप तक, ताकि हम मेरा वीडियो आसानी से पहुँचे। लाइक कर लें मेरे इस वीडियो को और अपने अन्य संगी साथियों तक ले जाएं। अगर आपके मन में कोई विचार है, किसी प्रकार का कोई नई बात कहना चाहते हैं, या किसी डिसएग्रीमेंट में है मेरी इस एनालिसिस से, मेरी बातों से, तो आप उसको भी खुलकर बात करें। अगर आपका विचार मुझे लगा कि मुझे उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए या किसी प्रकार का इंगेजमेंट करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। और फिर एक नए कल की ओर, नए भारत की ओर, 2047 के भारत की ओर हम लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।